रतन टाटा एक ऐसा नाम है जो सफलता, नवीनता और नेतृत्व का पर्याय है। वह भारत और दुनिया में सबसे सम्मानित और प्रशंसित बिजनेस टाइकून में से एक हैं। रतन टाटा टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विविध व्यापारिक समूहों में से एक है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह तेजी से बढ़ा और एक वैश्विक ब्रांड बन गया। इस आर्टिकल में हम रतन टाटा की सफलता की कहानी और लेसन पर एक नज़र डालेंगे जो हम उनकी जर्नी से सीख सकते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे अब मुंबई भारत में हुआ था। वह नवल टाटा के इकलौते बेटे थे, जिन्हें टाटा समूह के संस्थापक सर रतन टाटा के परिवार में गोद लिया गया था। रतन टाटा जब सिर्फ 7 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए थे और उनका पालन पोषण उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने किया। रतन टाटा ने मुंबई के कैंपियन स्कूल में पढ़ाई की और बाद में कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल गए। उसके बाद वे संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉर्नेल विश्वविद्यालय में अध्ययन करने गए, जहां उन्होंने वास्तुकला और संरचनात्मक इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम भी पूरा किया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद रतन टाटा भारत लौट आए और 1962 में टाटा समूह के साथ अपना करियर शुरू किया। उन्होंने शुरुआत में टाटा स्टील में काम किया, जिसे तब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को के नाम से जाना जाता था। उन्हें दुकान के फर्श पर काम करने के लिए नियुक्त किया गया था और उनका पहला काम चूना पत्थर शॉवल करना था। 1971 में उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड नेल्को का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। नेको में रतन टाटा का कार्यकाल कंपनी के आधुनिकीकरण और नई तकनीकों को पेश करने के उनके प्रयासों से चिन्हित था। उन्होंने भारत की पहली सैटेलाइट टेलीविजन सर्विस के विकास पर भी काम किया और उनके नेतृत्व में नेको इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अग्रणी निर्माता बन गया। 1991 में रतन टाटा को JRD टाटा के उत्तराधिकारी के रूप में टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और उन्होंने एक ऐसे समूह की बागडोर संभाली जो महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा था। रतन टाटा की नेतृत्व शैली, नवाचार पर उनके ध्यान और जोखिम लेने की उनकी इच्छा से चिन्हित थी। अध्यक्ष के रूप में रतन टाटा के पहले प्रमुख निर्णयों में से एक 2008 में ब्रिटिश वाहन निर्माता जगुआर लैंड रोवर JLR का अधिग्रहण करना था। यह एक जोखिम भरा कदम था क्योंकि JLR उस समय एक संघर्षरत कंपनी थी, लेकिन रतन टाटा का मानना था कि अधिग्रहण टाटा समूह को एक वैश्विक ब्रांड बनने में मदद करें। उनका फैसला एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ क्योंकि उसके बाद से JLR टाटा समूह की सबसे लाभदायक सहायक कंपनियों में से एक बन गई है। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय जो रतन टाटा ने लिया वह टेलीकॉम सेक्टर में प्रवेश करना था। 1996 में टाटा समूह ने टाटा टेलीसर्विसेज की शुरुआत की, जो भारतीय दूरसंचार बाजार में एक अग्रणी कंपनी बन गई। रतन टाटा ने हॉस्पिटैलिटी, पावर और रिटेल जैसे नए क्षेत्रों में टाटा समूह के विस्तार का भी निरीक्षण किया। रतन टाटा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने भारत में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई पहलें शुरू की। सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक थी टाटा नैनो, एक छोटी और सस्ती कार जिसे जनता को परिवहन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। टाटा नैनो को 2009 में लॉन्च किया गया था और इसे ऑटोमोबाइल उद्योग में गेम चेंजर के रूप में सराहा गया था। हालांकि परियोजना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इसने वह सफलता हासिल नहीं की जिसकी रतन टाटा ने कल्पना की थी। रतन टाटा द्वारा शुरू की गई एक और प्रमुख CSR पहल टाटा ट्रस्ट थी, जो परोपकारी संगठन है जो भारत में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। टाटा ट्रस्ट शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और ग्रामीण विकास जैसे कई क्षेत्रों में शामिल हैं। रतन टाटा पर्यावरणीय स्थिरता के मुखर हिमायती भी रहे हैं और टाटा समूह ने अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए कई पहलें लागू की हैं। रतन टाटा 21 साल के सफल कार्यकाल के बाद 2012 में टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उनके नेतृत्व में टाटा समूह $2 अरब की कंपनी से बढ़कर $100 अरब का समूह बन गया। आज टाटा समूह 100 से अधिक देशों में संचालन के साथ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विविध व्यापार समूहों में से एक है। रतन टाटा की विरासत उनकी व्यावसायिक उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें उनके परोपकारी कार्यों के लिए जाना जाता है और उन्हें समाज में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। 2008 में उन्हें भारत में दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 2014 में उन्हें UK भारत संबंधों के लिए उनकी सेवाओं के लिए नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर GBE से सम्मानित किया गया था। रतन टाटा की सफलता की कहानी कई सबक देती है जिन्हें व्यवसाय और जीवन में सामान्य रूप से लागू किया जा सकता है। इनोवेशन पर फोकस। रतन टाटा की सफलता का श्रेय इनोवेशन पर उनके फोकस को दिया जा सकता है। वह हमेशा अपने व्यवसायों को बेहतर बनाने के लिए नए विचारों और तरीकों की तलाश में रहते थे। इस मानसिकता ने उन्हें प्रतिस्पर्धा से आगे रहने और नए बाजार बनाने में मदद की। तक रिस्क। रतन टाटा जोखिम लेने से नहीं डरते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ऐसा किया।
JLR को हासिल करने का उनका फैसला एक सोचा समझा जोखिम था और इसने बड़े पैमाने पर भुगतान किया। परिवर्तन को गले लगाओ। रतन टाटा हमेशा परिवर्तन के लिए खुले थे और नई परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए तैयार थे। इससे उन्हें तेजी से बदलते कारोबारी माहौल में प्रासंगिक बने रहने में मदद मिली। CSR के लिए कमिटेड। रतन टाटा का मानना था कि जिस समुदाय में वे काम करते हैं वहां लोगों के जीवन को बेहतर बनाना व्यवसायों की जिम्मेदारी है। CSR के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने टाटा ब्रांड को बनाने और दुनिया भर के लोगों का सम्मान अर्जित करने में मदद की है। ये भी जाने अब्दुल कलाम की सफलता की कहानी। रतन टाटा की सफलता की कहानी दुनिया भर के उद्यमियों और बिजनेस लीडर्स के लिए एक प्रेरणा है। उनकी नेतृत्व शैली, नवाचार पर ध्यान और CSR के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें दुनिया के सबसे सफल व्यापारिक साम्राज्यों में से एक बनाने में मदद की है। रतन टाटा की विरासत उनकी व्यावसायिक उपलब्धियों से परे फैली हुई है और उनके परोपकारी कार्यों ने समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। उनकी सफलता की कहानी कई मूल्यवान सबक प्रदान करती है जिन्हें व्यवसाय और जीवन में सामान्य रूप से लागू किया जा सकता है। उम्मीद है आप रतन टाटा के जीवन से भरपूर सीख लेकर अपने जीवन में उतरेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव बेझिझक कमेंट करें।